स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। शुरुआत सुर्खियों के साथ। डिजिटल इंडिया से 4E यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट का लक्ष्य हो रहा है साकार। डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ संवाद में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तकनीक का लाभ कुछ खास लोगों की बजाय समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने पर जोर। कहा बिचौलियों को खत्म करने में मददगार डिजिटल पेमेंट। इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है देश। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा, 2030 तक आपूर्ति के मुकाबले दुगनी होगी मांग। 21 बड़े शहरों में 2020 तक भूजल हो जाएगा खत्म। देश का 70% जल दूषित। अमेरिका ने चीन के साथ तेज किया व्यापार युद्ध। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर $50 अरब का भारी शुल्क लगाने को दी मंजूरी। अमेरिका से $70 अरब के कृषि उत्पादों और ऊर्जा आयात की चीन के वादे के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला, चीन की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। बेंगलुरु टेस्ट में अफगानिस्तान की पहली पारी बुरी तरह लड़खड़ाई। 50 रन पर गिरे 5 विकेट। दूसरे दिन लंच से पहले भारत की पहली पारी 474 रनों पर सिमटी। हार्दिक पांड्या ने खेली 74 रनों की शानदार पारी। और फीफा विश्व कप में मेजबान रूस का जीत के साथ आगाज। सऊदी अरब को एक तरफा मुकाबले में दी 5-0 से मात। 1934 के बाद ओपनिंग मैच में सबसे बड़ी जीत। पुर्तगाल और स्पेन की टक्कर आज। ग्रुप बी में ईरान और मोरक्को की टीमें होंगी आमने सामने। उरुग्वे और मिस्र की भिड़ंत भी आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से 4E यानी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्पावरमेंट का लक्ष्य साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद करते हुए ये बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तकनीक का लाभ कुछ खास लोगों की जगह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि डिजिटल अभियान का मकसद गांव तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। प्रधानमंत्री के मुताबिक अब गांव और कस्बों के लोगों को रेल टिकट, रसोई गैस बुक कराने और बिजली का बिल जमा कराने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोगों को आसानी से डिजिटल सेवाएं मिल रही हैं और इससे रोजगार और उद्यमिता का मौका भी मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल सशक्तिकरण की वजह से सरकार को नए नए सुझाव मिल रहे हैं और इससे नागरिक सरकार का सपना साकार हो रहा है। सरकार के लिए ये क्राउड सोर्सिंग से आगे बढ़कर जन भागीदारी का एक प्लेटफॉर्म बना है। हर महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए भी देश के कोने कोने से लोग अपने सुझाव और प्रेरणा देने वाले उदाहरण भी मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग भेजते हैं। डिजिटल इंडिया आज देश भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। डिजिटल इंडिया से 4E साकार हो रहे हैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया के चलते बीपीओ सेक्टर भी बदल रहा है। पहले बीपीओ सिर्फ बड़े शहरों में होते थे, लेकिन अब इनका विस्तार हर जगह हो रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की अपील की, जिससे बिचौलियों को खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट की आलोचना करने वाले नई नई अफवाहें फैलाकर अच्छे काम में रुकावट डाल रहे हैं। आज जब देश के गांव, गरीब, किसान डिजिटल चीजों को अपना रहे हैं, तो अब वे लोग नई अफवाहें फैलाने शुरू किया है। ऐसा झूठ फैलाते हैं। कभी कहते हैं इसमें पैसे सुरक्षित नहीं, तो कभी कुछ और बता देते हैं। इसके पीछे ऐसे लोगों की साजिश है। पर्दे के पीछे वो लोग हैं जो अगर ये डिजिटल व्यवस्था आ गई, सीधे पैसे बैंक में चला जाएंगे, तो उनका कोई जो दुकानें चलती वो बंद हो जाएगी। वो बिचौलियों में कमीशन खाते हैं वो बंद हो जाएंगी। और इसलिए
वे नए नए तर्क, नई नई अफवाहें फैला करके अच्छे काम में रुकावटें डाल रहे हैं। इस दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। फाइबर टू होम सर, FTH यानी फाइबर कनेक्शन हमने सर उनके घर पे ही लगाया है सर। अच्छा। और जी, और सर वो लड़कियां अपने घर पे ही उस इंटरनेट वाईफाई चौपाल के माध्यम से सर ऑनलाइन स्टडी करती हैं सर, और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं सर। मेरे यहाँ पर बैंकिंग की सुविधा है, लोग आते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं, पेंशन लगवाते हैं, अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं अपना। सर मैंने टेलीमेडिसिन भी किया है जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं कि एक आपने उन्हें ऐसी सर्विस दी है जिससे वो डॉक्टर से ईजिली बात कर लेती है बिना हिचकिचाए। हम ग्रामीणों के लिए ये योजना लेकर आए और इससे मेरे जैसी लाखों बहनों को तो रोजगार मिला ही, और इसके साथ मेरे गांव वाले इतने सशक्त और सबल बने हैं कि आज वो जो भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा पूरे हक से उठा पा रहे हैं। I must thank you for providing such a wonderful scheme, because of which BPO has started operation in Nagaland. This has given me a huge opportunities to work here in my hometown, which I don't have to migrate from my beautiful city. Earlier, there were very few opportunities. However, this has come as a huge privilege, not only for me, but for many employees as well. डिजिटल लाभार्थियों से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से उनका संवाद जारी रहेगा, और इसी कड़ी में वो 20 जून को किसानों के साथ चर्चा करेंगे जिसमें उनकी समस्याओं और समाधान पर बात होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार शुजात बुखारी को आज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उनके पैतृक गांव किरी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। भारी बारिश के बावजूद उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक शुजात बुखारी की कल शाम श्रीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हमला उस समय हुआ जब वो दफ्तर से इफ्तार के लिए निकल रहे थे। हमले में शुजात बुखारी की सुरक्षा में तैनात 2 जवान भी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुजात पर हमले के मामले में सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध आतंकियों की फोटो है। पुलिस ने बाइक सवार इन लोगों की तस्वीर जारी की है जिन पर राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी की हत्या करने का संदेह है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो इन संदिग्धों की पहचान में मदद करें। सीसीटीवी फुटेज में 3 आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। 2 तस्वीरों में 3 लोग मोटरसाइकिल पर जाते दिखते हैं जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि आतंकियों के बारे में खबर देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुजात बुखारी की मौत पर दुख जताते हुए इस आतंकी वारदात को कायराना बताया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने कश्मीर को आवाज को दबाने की कोशिश की है। वहीं जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी शुजात बुखारी की मौत पर शोक जताया और इस आतंकी वारदात की कड़ी निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी बुखारी की मौत की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शुजात बुखारी की हत्या पर दुख जताते हुए कहा कि बुखारी एक साहसी पत्रकार थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने शुजात की हत्या की निंदा की है। जम्मू कश्मीर में अगवा किए जाने के बाद मारे गए सेना के जवान औरंगजेब को आज सैन्य विदाई दी गई। आतंकियों ने कल सुबह पुलवामा के कलामपोरा से औरंगजेब का अपहरण कर लिया था। वो ईद मनाने अपने घर जा रहे थे। देर शाम पुलवामा के गसोपोरा में उनका गोलियों से छलनी शव मिला था। उन्हें सिर और गले में गोली मारी गई थी। औरंगजेब जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री से थे और फिलहाल शोपिया के शादी मार्ग में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप में तैनात थे। वहीं जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर कल अहम बैठक हुई। इसमें राज्य में आतंकियों के खिलाफ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पर फैसला करने का निर्णय लिया गया है। अगर इस पर विचार नहीं होता तो तकनीकी तौर पर ईद के बाद सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। करीब 45 मिनट चली बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ और आईबी चीफ, सीआरपीएफ के डीजी, बीएसएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के अलावा गृह सचिव राजीव गाबा शामिल हुए। बैठक में रमजान के दौरान हुए सुरक्षा बलों पर आतंकी वारदातों और हिंसा की घटनाओं की समीक्षा की गई। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा प्लान को लेकर भी चर्चा हुई। अमरनाथ यात्रा पर खुफिया एजेंसियों के इनपुट और खतरे को देखते हुए इस बार तकनीक के आधार पर पूरे यात्रा रूट को सुरक्षित करने का प्लान तैयार हुआ है।
सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दा को लेकर है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस महीने के अंत में शुरू होने वाला है। तो आज के बैठक में जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुए, तो इसके बारे में हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ चिंता गुफा थाना क्षेत्र में हुई है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से हथियार भी बरामद किए हैं। सुरक्षा बल इलाके में तलाशी के लिए निकले थे, उसी वक्त उनकी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान जारी है। पूरे बस्तर डिवीजन में नक्सल हिंसा के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है। नीति आयोग ने कहा है कि भारत इतिहास के सबसे बड़े जल संकट से जूझ रहा है। आयोग की ओर से कल जारी कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में यह बात कही गई। रिपोर्ट के मुताबिक साफ पानी नहीं मिलने से हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है, क्योंकि 70% पानी दूषित है। साल 2030 तक आपूर्ति के मुकाबले पानी की मांग दुगनी हो जाएगी। रिपोर्ट में जल प्रबंधन के लिए पहली बार राज्यों का दर्जा तय किया गया है और इसमें गुजरात अव्वल है। नीति आयोग ने गुजरात को जल प्रबंधन में सबसे अच्छा राज्य माना है। गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र के भी जल प्रबंधन को आयोग ने सराहा है। त्रिपुरा में भी इस मामले में खासा विकास देखा गया है। पिछले 2 सालों में राजस्थान में भी जल प्रबंधन के मामले में बेहद तेजी दिखाई है। वहीं अगर नीति आयोग की माने तो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और हरियाणा में इसका स्तर काफी नीचे है। स्टेट्स को क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और अगर वो स्टेट इम्प्रूव नहीं करेगा तो ओवर अ पीरियड वो उसकी पोजीशन नीचे गिरती चली जाएगी। और हम लोग का विचार ये है कि गुड गवर्नेंस मस्ट बिकम गुड पॉलिटिक्स। नीति आयोग के अनुसार 60 करोड़ लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। 75% लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 84% घरों में पाइपलाइन से पानी की पहुंच नहीं है, जबकि 70% पानी दूषित है। वाटर प्रॉब्लम को सुलझाना, जो पानी वेस्ट जा रहा, समुद्र में जा रहा, हमारे अधिकार का उसको बचाना, वाटर कंजर्वेशन से हमारे वाटर लेवल को बढ़ाना और वाटर का सीमित वापर करके, फजूल वापर नहीं होना चाहिए, उसका एक्सेसिव वापर नहीं होना चाहिए, उसके नए इनोवेटिव वाटर मैनेजमेंट के मॉडल्स जो उसका उपयोग करके हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। नीति आयोग की ये कोशिश राज्यों को पानी के बेहतर इस्तेमाल और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ राज्यों को पानी की जरूरत और महत्व को भी बताना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। स्टेशनों और ट्रेनों में यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए रेलवे अंडरकवर लोगों को तैनात करने पर विचार कर रहा है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ये अंडरकवर लोग सादी वर्दी में रहेंगे। इनका काम रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खान पान की गुणवत्ता और कर्मचारियों के व्यवहार पर नजर रखना होगा। ये लोग आम यात्री की तरह व्यवहार करेंगे। अनुभव के आधार पर अंडरकवर लोग सेवाओं की गुणवत्ता का मानक तय करेंगे और फिर रिपोर्ट सौंपेंगे। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए 8 और राज्यों ने केंद्र सरकार के साथ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली में कल स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ ये करार किया है। अब तक 20 राज्यों ने योजना में शामिल होने के लिए समझौता कर लिया है। योजना के तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को हर साल 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि 4 राज्यों दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने योजना में शामिल होने के बारे में अब तक कुछ नहीं कहा है। अब जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में कल बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बैठक में आरएसएस के सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी और कृष्ण गोपाल भी शामिल हुए। ये बैठक शनिवार तक चलेगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल होंगे। फरीदाबाद के सूरजकुंड में संघ प्रचारकों की 3 दिनों की बैठक गुरुवार को शुरू हो गई। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक इस बैठक में शामिल संघ के प्रतिनिधियों को रिफ्रेशर कोर्स की तर्ज पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी खबरें हैं कि संघ प्रचारक सांसदों की रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे, जिसके आधार पर 2019 के लिए चुनाव के टिकट की रणनीति तैयार हो सकती है। हालांकि सांसद, मंत्रियों और विधायकों को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। बैठक के आखिरी दिन 16 जून को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे।
ये सभी संगठन मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बीजेपी में आरएसएस से जुड़े विस्तारकों का रोल बहुत अहम माना जाता है। विस्तारक पार्टी में संघ के प्रचारकों की तरह काम करते हैं। इससे पहले भी मई के आखिरी में दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में बीजेपी और संघ के बीच बैठक हुई थी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बीमारी का इलाज कराकर अमेरिका से लौटने के अगले दिन ही कामकाज संभाल लिया है। पर्रिकर आज सुबह सबसे पहले परिवार के साथ उत्तरी गोवा के देवकी कृष्णा मंदिर गए। इसके बाद पणजी आकर महालक्ष्मी मंदिर भी गए। इसके बाद मुख्यमंत्री पर्रिकर गोवा राज्य में के सचिवालय में पहुंचकर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था के हालात की समीक्षा की। 62 साल के पर्रिकर अमेरिका से 3 महीने इलाज कराकर कल ही लौटे थे। पर्रिकर अमेरिका में अग्नाशय से जुड़ी बीमारी का इलाज करा रहे थे। मनोहर पर्रिकर ने अमेरिका जाने से पहले सरकारी कामकाज पर राज्य प्रशासन को दिशा निर्देश देने के लिए एक मंत्रिमंडलीय सलाहकार समिति का गठन किया था। बात मौसम की। धूल भरी हवाओं से उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की स्थिति आज लगातार चौथे दिन भी खतरनाक बनी हुई है। दिल्ली की स्थिति में भी ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। पिछले 3 दिनों से लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुहाल हो गया था। शुक्रवार को दिल्ली में PM10 का स्तर 801 दर्ज किया गया, जो खतरनाक स्तर से काफी ज्यादा है। वहीं PM2.5 का स्तर 184 रहा। इसके बाद दिल्ली और NCR में निर्माण कार्यों में रविवार तक पाबंदी लगा दी गई। एजेंसियों से धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। लोगों से अधिक समय तक बाहर रहने से बचने की सलाह दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पश्चिम भारत, खासकर राजस्थान में चल रही धूल भरी आंधी से वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो अधिकतम सतर्कता बरतें और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। हालात को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आपात बैठक बुलाई। आसमान में धूल छाने से विजिबिलिटी कम हो गई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर आज 11 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिन में हालत में सुधार होगा। उधर केरल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 24 घंटों में बारिश से 19 लोगों की जान जा चुकी है। मॉनसून आने के बाद राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के इडुक्की, वायनाड, कोझिकोड, कन्नूर, पलक्कड़, कासरगोड और मल्लापुरम जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 18 जून तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जगहों पर जमीन धंसी है और सड़कों को नुकसान हुआ है। राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण बल और राज्य आपदा नियंत्रण बल की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मुख्य सचिव समेत दूसरे अधिकारियों को राहत और बचाव का काम तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ से हालत और गंभीर है। 2 दिनों से हो रही भारी बारिश से असम, त्रिपुरा और मणिपुर में 7 लोगों की जान चली गई है। साथ ही हजारों लोग बेघर हो गए हैं। त्रिपुरा में अधिकतर नदियां उफान पर हैं। त्रिपुरा सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी है। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बात करके बाढ़ की गंभीर स्थिति की जानकारी दी। बाढ़ में बह जाने से राज्य में 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने बाढ़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्य में 189 राहत शिविर बनाए गए हैं, जिनमें 25,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। असम राइफल्स और NDRF की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हैं। असम में भी बाढ़ से हालात खराब हैं। यहाँ 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 जिलों में करीब 1,70,000 लोग पीड़ित हैं। राज्य में फिलहाल 370 गांवों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है और 1300 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो गई है। कई जगहों पर सड़कों और पुलों को भी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ मणिपुर में भी भारी बारिश से कई इलाके डूब गए हैं। राज्य में अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। प्रमुख नदियां खतरे के निशान पर हैं और कुछ जगहों पर तटबंधों में दरार आने की खबर है। राज्य में 15 राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां सैकड़ों लोग शरण लिए हुए हैं। मिजोरम में भी कल भारी बारिश हुई। इससे लुंगेली, लांगटलाई और सियाहा जिलों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। मिजोरम असम सीमा पर नदियां उफान पर हैं, जिससे कई घर डूब गए हैं। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार युद्ध तेज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के उत्पादों पर $55 अरब का भारी शुल्क लगाने की योजना को मंजूरी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा चीन पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को नहीं मानता है। ट्रंप ने कल अपने
कैबिनेट सहयोगियों और व्यापार सलाहकारों से इस मसले पर चर्चा की और फिर इस फैसले को मंजूरी दी। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन ने अमेरिका से 70 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों और ऊर्जा ज़रूरतों से जुड़ी चीज़ें आयात करने का वादा किया था। इससे पहले ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और यूरोपीय संघ से आयात होने वाले इस्पात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की थी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को झटका लगा है। अदालत में पेश नहीं होने के बाद मुशर्रफ को चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त अनुमति वापस ले ली गई है। मुशर्रफ अब पाकिस्तान में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने की सशर्त मंजूरी दी थी। इसके तहत गुरुवार को मुशर्रफ को अदालत में पेश होना था, लेकिन वो नहीं आए। मुशर्रफ के वकील ने पेशी के लिए ज़्यादा समय की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने चुनाव लड़ने के लिए दी गई सशर्त मंजूरी वापस ले ली। मुशर्रफ ने पिछले सप्ताह चित्राल से नामांकन दाखिल किया था। बात खेलों की। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन अफगानिस्तान की पहली पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई है। भारतीय गेंदबाजों के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज बेबस नजर आ रहे हैं। 59 रनों के स्कोर पर ही अफगानिस्तान के 6 विकेट गिर गए थे। आपको बता दें कि अब 7 विकेट अफगानिस्तान के गिर चुके हैं और 7 विकेट पर 78 रन फिलहाल अफगानिस्तान ने बना लिए हैं। अफगानिस्तान के 5 बल्लेबाज तो सिर्फ 50 रनों पर ही पवेलियन लौट चुके थे। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 2 विकेट तो उमेश यादव ने 1 विकेट लिया, वहीं स्पिनर आर अश्विन ने 2 विकेट हासिल किए हैं। बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी लंच से पहले 474 रनों पर सिमट गई। पहले दिन भारत ने 6 विकेट खोकर 347 रन बनाए थे। दूसरे दिन हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। 97 गेंदों में 71 रनों की पारी खेली। अश्विन ने 18 और रवींद्र जडेजा ने 20 रन बनाए। उमेश यादव 26 रन बनाकर नाबाद रहे। पहले दिन दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और मुरली विजय ने शतक बनाया था। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने बाद में बेहतरीन गेंदबाजी की। एक वक्त भारत का 283 रनों पर सिर्फ 2 विकेट ही गिरे थे, लेकिन उसके बाद तेज गेंदबाज यामिन अहमद जई और स्पिनर राशिद खान की सदी गेंदबाजी से भारत की पारी 474 रनों पर सिमट गई। अहमद जई ने 3 और राशिद खान ने 2 विकेट लिए। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। मेजबान रूस ने फीफा विश्व कप में शानदार जीत के साथ आगाज किया है। लुझनिकी स्टेडियम में रूस ने उद्घाटन मुकाबले में सऊदी अरब को 5-0 से करारी मात दी। 28 साल के यूरी गाजिंस्की ने लुझनिकी स्टेडियम में खेले गए शुरुआती मैच में 12वें मिनट में गोल दागा। ग्रुप ए के इस मैच में मेजबान टीम के लिए डेनिस चेरिशेव ने 2 और यूरी गाजिंस्की, आर्टियोम डाज्यूबा और एलेक्जेंडर गोलोविन ने 1-1 गोल किया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में आज मिस्र का मुकाबला उरुग्वे के बीच येकातेरिनबर्ग में शाम 5:30 बजे होगा। ग्रुप बी में मोरक्को और ईरान की भिड़ंत रात 8:30 बजे सेंट पीटर्सबर्ग में होगी। जबकि पुर्तगाल और स्पेन के बीच रात 11:30 बजे सोची शहर में मुकाबला खेला जाएगा। और अब एक नजर डालेंगे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।